वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 7 की। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 7 बात करता है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स, यानी कि अगर कहीं पे चार लोग जो है प्लेंटिफ है, चार लोग हैं जिन्होंने सूट फाइल करना है, उन चार में से एक पर्सन जो है वो माइनर है। ठीक है जी, एक पर्सन माइनर है तो उस केस में क्या होगा, ये हमें सेक्शन 7 बताता है लिमिटेशन एक्ट का कि उस केस में लिमिटेशन कब शुरू होगी। तो सेक्शन 7 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कहीं भी एक से ज़्यादा क्या है, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है जिन्होंने सूट फाइल करना है। ठीक है जी, सूट फाइल करना, और उनमें से कोई क्या है, माइनर है, इंसेन है या इडियट है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यदि तो उन चार बचे हुए तीन में से कोई पर्सन लीगली कैपेबल है किस चीज़ के लिए, उस जो एक पर्सन है उसके डिस्चार्ज देने के लिए, तब तो जो है सबके अगेंस्ट में लिमिटेशन क्या हो जाएगी, लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यदि कोई कैपेबल नहीं है तो जब तक वो एक पर्सन जो है वो लीगली कैपेबल नहीं हो जाता, तब तक जो है चारों के अगेंस्ट में जो है लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका पीपी है, प्रेस्क्राइब पीरियड है, यहाँ से ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, और जो एक पर्सन है वो यहाँ जाके क्या होगा, लीगली कैपेबल होता है। इससे पहले वो जो है लीगली डिसेबल है। ठीक है जी, और जो बच्चे तीन पर्सन है उनके पास कोई पावर नहीं है इसके बिहाफ पे डिस्चार्ज देने की, तो सबके लिए जो लिमिटेशन है वो यहाँ तक जो है स्टार्ट नहीं होगा। जब ये पर्सन लीगली कैपेबल होगा फिर जो है लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। ये हमें सेक्शन 7 में देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेक्शन 7 बोलता है कि यदि, अब दूसरा जो पॉइंट है वो सेक्शन 7 क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट सेक्शन 7 बोलता है कि इन चार पर्सन में यदि वो पर्सन लीगली डिसेबल है जिसका डिस्चार्ज दिया जा सकता है इन तीन में से किसी भी पर्सन के द्वारा, फिर भी तब भी जो है इन चारों के अगेंस्ट में लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इन चारों के अगेंस्ट में लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये डिस्चार्ज की हम बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज क्या है। अब जो सेक्शन 7 का एक्सप्लेनेशन 1 है वो हमें इसके बारे में बताता है। ये बताता है कि इस सेक्शन के तहत डिस्चार्ज का मतलब है एवरी काइंड ऑफ लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए, एवरी काइंड ऑफ लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो या किसी अदर लायबिलिटी के रिगार्डिंग में डिस्चार्ज देना हो, तो इसमें सभी डिस्चार्ज जो है वो इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो इसकी एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है, वो बात करता है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फिर जो है उसके बिहाफ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी भी मेंबर के बिहाफ पे उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता है, जो मैनेजर है, वो जो है सबके बिहाफ पे डिस्चार्ज दे सकता है। वो जो है सबके बिहाफ पे डिस्चार्ज दे सकता है, किसके रिगार्डिंग, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो सबके बिहाफ पे जो है वो डिस्चार्ज दे सकता है। ये हमें एक्सप्लेनेशन 2 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो सेक्शन 8 है वो हमें रीड विद सेक्शन 7 एंड 6 करना पड़ता है, 6 एंड 7 करना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 6 हमें लीगल डिसेबिलिटीज़ की बात करता है कि जब तक कोई पर्सन लीगली डिसेबल है तब तक जो है उसके अगेंस्ट में लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। और सेक्शन 7 बात करता है कि अगर कहीं एक से ज़्यादा पर्सन है जिन्होंने सूट फाइल करना है और उनमें से कोई एक जो है वो लीगली डिसेबल है, तो सबके अगेंस्ट में तब तक लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होता जब तक उस एक के अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं होगा या वो लीगली कैपेबल नहीं होगा या उसका डिस्चार्ज नहीं दिया जाएगा। लेकिन
सेक्शन 8 जो है इन सब के ऊपर राइडर का काम करता है। सेक्शन 8 बोलता है, सेक्शन 8 जो है वो स्पेशल एक्सेप्शन है सेक्शन 6 और 7 की। सेक्शन 8 बोलता है कि यदि यदि किसी भी कोई भी पर्सन सेक्शन 6 या सेक्शन 7 की डिसेबिलिटीज में फॉल करता है तो उसके डिसेबिलिटी सीज होने के बाद या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसके डिस्चार्ज के बाद जो लिमिटेशन पीरियड मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा, 3 इयर्स ही मिलेगा। वो सिर्फ कितना मिलेगा, वो सिर्फ 3 साल ही मिलेगा। भले ही लिमिटेशन पीरियड किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए 10 साल हो, 7 साल हो, 6 साल हो, 12 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, लेकिन लिमिटेशन भले कितना ही हो, लेकिन अगर वो प्लेंटिफ जो है लीगली डिसेबल है सेक्शन 6 या सेक्शन 7 के तहत, तब जो है उसके बाद लीगली उसकी लीगलिटी ख़त्म होने के बाद जो टाइम पीरियड मिलेगा वो सिर्फ 3 इयर्स ही मिलेगा। ये हमें सेक्शन 8 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है अगले जो सेक्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमें सिर्फ इतनी ही बात बोलता है कि यदि यदि एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो उसके बाद उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका 3 ईयर का टाइम है, 3 ईयर का टाइम है। यहाँ कॉज ऑफ एक्शन हो गया, ये पीपी है। यहाँ तक आप क्या थे, लीगली डिसेबल। यहाँ से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया और यहाँ क्या हो गए, यहाँ आपके ऊपर एक अदर लीगल डिसेबिलिटीज़ आ गई। लेकिन यहाँ जो है 1 साल बीत चुका था, 1 साल बाद आपके लीगली डिसेबिलिटीज़ आ गई। तो सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 क्लियरली बोलता है कि कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी जो है आपके टाइम पीरियड को स्टॉप नहीं कर सकती अगर एक बार जो टाइम पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो गया। इसमें भी एक एक्सेप्शन है या प्रोवाइजो है। अब जो प्रोवाइजो है वो इसका बोलता है कि आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो तभी स्टॉप हो सकता है अगर अगर जो आपने सूट फाइल किया है वो जो है आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपका कोई क्रेडिटर हो, जो जो उसके बाद जो आपकी डेथ के बाद उस जगह पर आपकी डेथ के बाद उस पर्सन के पास जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपका क्रेडिटर है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका उसके पास आपके राइट टू स्यू चला जाता है। तो जो है जब तक उस पर्सन के पास आपका राइट टू सू है तब तक जो है वो लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा। इसको हम यहाँ समझते हैं, ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, ये आपका पीपी है। यहाँ जो है 1 साल बाद आपकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और जो आपका राइट है, राइट टू सू वो चला गया आपके क्रेडिटर को। तो जो ये आपका क्रेडिटर है इसके लिए जो ये टाइम पीरियड है ये तब तक स्टार्ट नहीं होगा, मान लीजिए क्रेडिटर रहा यहाँ तक तो जो ये टाइम पीरियड ये एक्सक्लूड होगा और यह होगा स्टॉप जब तक आपका क्रेडिटर है, जब तक वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में आपने सूट फाइल करना है वो आपका ही जो है क्रेडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है या डेटर है, जो भी है उसके अगेंस्ट में तब तक जो है आपका सूट फाइल नहीं होगा। ये सेक्शन 9 हमें बोलता है। ये जो है हमें कौन बोलता है, हमें सेक्शन 9 हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हमें सेक्शन 10 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब जो सेक्शन 10 है वो क्लियर बात करता है कि कोई भी सूट किसी ट्रस्टी या किसी रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में करना है, ट्रस्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में करना है, तो उसके लिए आपके पास कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। यानी कि ये जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ एरोज हुआ और ये सूट आपने फाइल करना है ट्रस्टी के अगेंस्ट में, तो जब तक आपकी लाइफ टाइम तक जो है आपके टाइम पीरियड है सूट फाइल करने का ट्रस्टी और उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में, यहाँ कोई भी टाइम
बार नहीं है किसी भी सूट को फाइल करने के लिए आपके ट्रस्टी और ट्रस्टी के रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में। ये हमें सेक्शन 10 में सिंपल सा देखने को मिलता है। अब जो इसका प्रोवाइजो है हम उसको एक बार पढ़ देते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन अ हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजन और चैरिटेबल endorsement shall be deemed to be a property visited in the trust and specific purpose and the manager of the property shall be deemed to be a trustee। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन बोलती है वो बोलती है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, साथ ही साथ बुद्धिस्ट रिलीजन या क्रिश्चियन रिलीजन की हो तो उसका जो उस प्रॉपर्टी का जो मैनेजर है उसे भी जो है ट्रस्टी माना गया है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ट्रस्टी माना गया है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। ये हमें इसमें जो है देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 जो बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, सेक्शन 12 जिसमें हम देखेंगे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स ये हम देखेंगे सेक्शन 12 में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।